एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो मुर्मू के समर्थन में संसद भवन में खुद पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहे। और इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपति उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए कल पार्टी विधायकों और सांसदों की बैठक को बुलाया है। तो विपक्ष की ओर से उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। आज एनडीए के उम्मीदवार की ओर से नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। उड़ीसा से आती हैं, पार्षद से लेकर राज्यपाल ये रही हैं और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति ये बन जाएंगी अगर ये चुनाव जीतते हैं। तो मुर्मू का एक लंबा राजनीतिक करियर भी रहा है। आदिवासी नेता के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई और एक लंबा संघर्ष उन्होंने देखा है। अब एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर आज उनकी तरफ से नामांकन भरा गया है और इस मौके पर एनडीए के दिग्गज नेता भी मौजूद रखे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, कई केंद्रीय मंत्री भी इस मौके पर मौजूद रहे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस मौके पर शिरकत की। दो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। मिशन 2024 को लेकर पीएम मोदी के कार्यक्रमों को लेकर एक बड़ा प्लान बनाया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार किया है। प्लान के आधार पर बीजेपी नेतृत्व पूरे देश में आम चुनाव से पहले पार्टी के पक्ष में एक मजबूत आधार बनाने के लिए रणनीति तैयार कर चुकी है। प्रधानमंत्री केवल देश ही नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रियता नेता बनकर उभरे हैं। ऐसे में बीजेपी को उनके इस लोकप्रियता का राजनीतिक फायदा हर चुनाव में मिलता है। 2014 के बाद बीजेपी ने अपने काम करने की रणनीति में व्यापक तौर पर बदलाव किए। इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से पीएम मोदी को पूरे देश में दौरों की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए बीजेपी पीएम मोदी के लिए अगले एक साल में देश भर में दौरे और सभाएं आयोजित करेगी। सूत्रों के मुताबिक इन दौरों की तैयारियों पर नजर रखने के लिए उनको अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी ने टीम बनाई है। टीम का संयोजक पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और सह संयोजक राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा को बनाया गया है। गुजरात दंगों के मामले में एसआईटी द्वारा तत्कालीन सीएम रखे नरेंद्र मोदी और अन्य को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ जाकिया जाफरी की अपील पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की ओर से अर्जी को खारिज कर दिया गया है और कहा गया कि जाकिया की अर्जी में मेरिट नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट में। 2002 गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये याचिका जाकिया जाफरी ने दाखिल की थी। जाकिया जाफरी के पति एहसान जाफरी के इन दंगों में मौत हुई थी। 72 साल के एहसान जाफरी कांग्रेस के नेता और सांसद थे। उन्हें उत्तरी अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी के उनके घर से निकालकर गुस्साई भीड़ ने मार दिया था। पत्नी जाकिया ने एसआईटी की रिपोर्ट को चुनौती दी। तत्कालीन मुख्यमंत्री समेत टॉप ब्यूरो ग्रेड्स को क्लीन चिट दे दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जस्टिस एएम खनविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रवि कुमार के बेंच में सुना गया। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, एसआईटी की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और गुजरात के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें दी। इसके बाद बेंच ने 9 दिसंबर 2021 को फैसला सुरक्षित रखा था। एसआईटी की रिपोर्ट में ऊंचे पदों पर रहे अधिकारियों को क्लीन चिट दी गई थी। चलिए बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में सियासी संकट शिखर पर है। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट के बीच शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने खुद को विधायक दल का नेता घोषित किया। उन्होंने डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल को एक चिट्ठी भेजी है। क्या दावा किया गया, आंखें देखिए। महाराष्ट्र की सियासत के लिए आज का दिन बेहद खास है। एक और जहां 40 से अधिक शिवसेना के विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे एकनाथ शिंदे गुवाहाटी से दम भर रखे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय दल का जिक्र कर चर्चाओं को तेज कर दिया। वहीं मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लगातार सरकार और शिवसेना बचाने की जुगत में है। फिलहाल महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की बैठकों का दौर जारी है। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उठापटक अभी तक किसी मुकाम पर नहीं पहुंची। शहर और मात के इस खेल में अब एनसीपी प्रमुख शरद यादव भी पूरी तरह से उतर चुके हैं। पवार की राजनीतिक ताकत का अंदाजा विद्रोही नेता एकनाथ शिंदे को भी है। ऐसे में इस बात की संभावनाएं तेज हो गई है कि कहीं शिंदे का दाव उल्टा न पड़ जाए।
हालांकि अभी कुछ भी दावे के साथ कहना मुश्किल है। एकनाथ शिंदे के साथ 46 विधायकों के होने की खबर है। इनमें से 37 विधायक शिवसेना के हैं, जबकि निर्दलीय के मामले में यह आंकड़ा 9 का है। संभावनाएं जताई जा रही है कि आज 3 और शिवसेना विधायक असम के गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। साथ ही 5 निर्दलीय विधायक भी शिंदे कैंप के साथ जुड़ सकते हैं। इस लिहाज से शिंदे के समर्थक विधायकों की संख्या 54 पर पहुंच सकती है। महाराष्ट्र की सियासत में खूब उथल-पुथल इस वक्त नजर आ रही है। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री एनसीपी नेता शरद पवार को धमका रही है। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। संजय राउत का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री एनसीपी प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार को धमका रहे हैं। संजय राउत ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार को बचाने की कोशिश की तो केंद्रीय मंत्री की तरफ से धमकी है कि शरद पवार को घर जाने नहीं देंगे, उन्हें रास्ते में रोकेंगे। ऐसी धमकी बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने दी है। अगर ये बीजेपी की अधिकृत भूमिका है तो ऐसा ऐलान बीजेपी को करना चाहिए। संजय राउत ने कहा है कि सरकार टिकेगी या जाएगी, लेकिन शरद पवार के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल महाराष्ट्र को स्वीकार नहीं। महाविकास अघाड़ी सरकार और शिवसेना के खिलाफ बगावत कर चुके एकनाथ शिंदे का कहना है कि संजय राउत उन्हें धमकी दे रहे हैं, लेकिन वो डरने वाले नहीं। एकनाथ शिंदे ने अपने साथ विधायकों के समर्थन की बात की है और जल्द राज्यपाल से मुलाकात का दावा किया है। इससे पहले शिवसेना सांसद संजय राउत की तरफ से बागी विधायकों को धमकी दी गई थी, जिसका मामला तूल पकड़ चुका है। मांग उठ रही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस बयान की निंदा करें। कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है। देश में तेजी से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। संक्रमण दर एक बार फिर से बढ़ रही है और कोरोना का बढ़ता ग्राफ चिंताएं बढ़ा रहा है। रिपोर्ट। देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से तेजी पकड़ रहे हैं। 24 घंटे में कोविड-19 के 17,336 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 13 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। देश में कोविड के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 88,284 पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 4,33,62,294 लोग कोरोना से अब तक संक्रमित हो चुके हैं। गुरुवार को देश में कोरोना के 13,000 से ज्यादा केस सामने आए थे। इसके मुकाबले अब कोविड केस में 30.2% का उछाल आ चुका है। अब तक देश में कोविड के कुल 5,24,954 लोगों की जान जा चुकी है। कोविड की मौत से दर बढ़कर 1.21% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में देश में 13,029 मरीज ठीक हुए हैं। देश में फिलहाल रिकवरी रेट 98.59% दर्ज किया गया है। डेली पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.32% चल रहा है। सबसे ज्यादा कोरोना के केस महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। बात करते हैं मौसम की। मानसून पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया है, लेकिन दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के इलाके अभी भी सूखे हैं। इस इलाके में मानसून की एंट्री आखिरकार कब होगी, इसको लेकर मौसम विभाग ने अपडेट भी जारी किया है। देखिए, गर्मी से परेशान लोग अब बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में पहले मानसून के आने की तारीख 23 जून संभावित थी, लेकिन अब ये डेट आगे बढ़ गई है। ऐसे में लोगों के जहन में सवाल है, आखिर मानसून की दिल्ली में एंट्री कब होगी। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून थोड़ा सुस्त रफ्तार से चल रहा है और पश्चिम बंगाल पहुंच चुका है। इस हफ्ते के अंत में यह मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार और झारखंड के बाकी हिस्सों में पहुंच जाएगा। इसके साथ ही उत्तर पश्चिमी भारत यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में जल्द ये प्रवेश करेगा। मानसून की बारिश शुरू होगी। इसके बाद ये आगे बढ़ता हुआ यूपी के अधिकांश हिस्सों को कवर करेगा। 29 जून से 2 जुलाई के बीच दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में मानसून की बारिश शुरू हो सकती है। इसके साथ ही 30 जून से 6 जुलाई के बीच मानसून देश भर के अधिकतर हिस्सों को कवर कर बारिश शुरू कर देगा। देश के कई हिस्सों में गर्मी पड़ रही है। ऐसे में लोग मानसून का इंतजार कर रहे हैं। मानसून पश्चिम बंगाल तक पहुंच चुका है। इसके उलट असम में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। स्थिति गंभीर है और लगातार मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। वहीं आपदा से बचाने का प्रयास राज्य की तरफ से किया जा रहा है। तो इस आपदा में अब तक 108 लोगों की जान जा चुकी है। ये रिपोर्ट आप देखिए। असम के लोग बाढ़ और बरसात की मार झेल रहे हैं। असम में बाढ़ से स्थिति और खराब हो गई है। आपदा में 7 और लोगों की जान गई और इसी के साथ ही बाढ़ बरसात की चपेट में आकर मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 108 हो गया। असम राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या घटी है।
असम में बाढ़ की मार झेल रहे 32 जिलों में तकरीबन 54 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं, लेकिन अब बाढ़ से 30 जिलों में 45 लाख लोग ही प्रभावित हैं। वहीं हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, उन्हें राहत कैंपों में भेजा गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर बना रखी है और राज्य सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा, सेना और एनडीआरएफ के दल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद हैं। वायुसेना ने बचाव अभियान के तहत 250 से अधिक उड़ानें भरी हैं। इस बीच गुरुवार को कछार और बारपेट में 2 बिजली, धुबरी और तामुलपुर जिले में एक व्यक्ति की मौत। मई के मध्य तक मरने वालों की संख्या 108 तक पहुंच चुकी है। और अब एक बड़ी खबर है, जींद में एसकेएम के बैनर तले सड़क पर उतरे हैं कई संगठन। अग्निपथ के खिलाफ युवाओं को दिया गया समर्थन और कहा गया कि किसान आंदोलन की तर्ज पर लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही साथ युवाओं से अपील की गई है कि हिंसा का रास्ता ना अपनाएं, ना आत्महत्या करें। योजना रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा। तो युवाओं के साथ अब किसान भी आ गए हैं, सड़कों पर उतरे हैं। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। सरकार तुरंत प्रभाव से अग्निपथ योजना को वापस ले, ये मांग किसान कर रहे हैं। और साथ ही युवाओं को भी सुझाव दिया गया है, अपील की गई है कि आप हिंसा का रास्ता ना अपनाएं। तो किसान संगठनों की तरफ से कहा गया है कि हम युवाओं के साथ हैं, क्योंकि देश के कई राज्यों में प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है अग्निपथ योजना को लेकर। और अब किसान संगठनों की तरफ से भी युवाओं का साथ देने की बात कही गई है। एसकेएम के बैनर तले ये पूरा प्रदर्शन देखने को मिला है जींद में। चले जींद से हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार फोन लाइन पर हैं। विजेंद्र, किसान भी युवाओं के साथ आ गए हैं और किसान आंदोलन की तर्ज पर लंबा आंदोलन चलाए जाने की बात कही गई है, क्या कुछ इस दौरान खास रहा? बिल्कुल ज्योति, देखिए किसानों ने ऐलान किया है कि पहले जब किसान आंदोलन में लड़ाई लड़ी थी वो उनकी फसलों की लड़ाई थी और ये नस्लों की लड़ाई है, उनके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। और उसको लेकर आज ये सड़कों पर उतरे हैं। पूरे हरियाणा के अंदर तहसील लेवल पर, जिला स्तर पर डीसी को ज्ञापन सौंपे गए हैं राष्ट्रपति के नाम। ये जो अग्निपथ स्कीम है उसको निरस्त किया जाए और जब तक निरस्त नहीं होता, एसकेएम के बैनर तले किसानों ने ऐलान कर दिया है कि ये लड़ाई लड़ी जाएगी। हालांकि इस पूरे आंदोलन की अगुवाई जो है युवा करेंगे और पीछे जो है किसान उनके रहेंगे। और साथ ही बहुत उन्होंने अपील भी की है कि किसी तरह की हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ में युवा शामिल न हो। और दूसरा, जो आत्महत्या जैसा जो कदम है वो बिल्कुल न उठाए, क्योंकि आज के जो प्रदर्शन की बात करें, पूर्व कर्मचारी, पूर्व जो फौजी हैं, पूर्व जो सैनिक हैं, किसान हैं, अलग अलग सामाजिक संगठनों के लोग हैं, काफी संख्या में लोग पहुंचे थे और सभी ने मिलकर ये लड़ाई लड़ने का आह्वान किया है और कहा है कि वो बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और किसान आंदोलन की तर्ज पर ये आंदोलन वो लंबा चलाने को तैयार है। विजेंद्र बने रहिए हमारे साथ। किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़े हैं। टिकैत साहब, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। धन्यवाद। अग्निपथ योजना की लड़ाई कैसे लड़ेंगे, क्योंकि किसान तो समर्थन दे चुके हैं कि किसान आंदोलन की तर्ज पर हम युवाओं के भी साथ हैं अग्निपथ के खिलाफ? लड़ाई तो लड़ी जा रही, पूरे देश में विरोध हो रहा है तो ये लड़ाई है। ये तो वैचारिक वो है और भारत सरकार से भी इस संबंध में बातचीत करेंगे जी। आज बहुत जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, चल रहे हैं, बहुत जगह खत्म हो गए। हमारा ये था कि डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे हम, वो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं और बहुत जगह प्रोग्राम हुए ये जी। राकेश टिकैत जी, देखा ये जा रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, तोड़फोड़ की जा रही है, हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही है, कोई तोड़फोड़ नहीं करते। तोड़फोड़ भाई कर रहे तो सरकार के लोग करवा दे तोड़फोड़ तो, और तोड़फोड़ हो क्यों रही है? 4 साल में कोई नौकरी लगकर रिटायर होता है क्या जी? वो बता दो भाई, रिटायर होता हो तो। और फिर जिन्होंने पॉलिसी बनाई, जो नौकरी कर रहे हैं, जो हमारे जर्नल हैं सारे का सारे, इनकी कई साल की नौकरी होगी, इनको रिटायरमेंट लेना चाहिए, तो दूसरे जर्नल बन जाएंगे जी। अच्छा टिकैत साहब, आप लोगों ने किसान आंदोलन में तो जीत हासिल की, क्योंकि शांति के साथ, धैर्य के साथ लंबा आंदोलन चला। क्या आपको लगता है कि युवा इतने धैर्य के साथ लड़ाई लड़ पाएंगे अपनी? उन्हें इसीलिए समझा रहे हैं कि धैर्य के साथ में रहें और धैर्य रखें और इसमें सरकारों से बातचीत करेंगे, जो भी बेहतर पॉलिसी होगी वो अपना पक्ष हम सरकारों के साथ में रखेंगे। क्या किसी जगह पर धरना दिए जाने की भी आप लोगों की रणनीति अभी नहीं है? अभी नहीं है जी। राकेश टिकैत जी, देखा गया था कि किसान आंदोलन के दौरान पूरा एक मोर्चा तैयार हुआ था, कई संगठन मिले थे, सबने मिलकर बातचीत की थी। क्या किसी तरह का मोर्चा युवाओं के जो संगठन है उनके साथ मिलकर बनाने की तैयारी? ये बिल्कुल संयुक्त किसान मोर्चा उन्हीं का ही मोर्चा है। ये जवान कहीं और से थोड़ा आते हैं, ये भी तो गाँव से ही आते हैं, किसान के बच्चे हैं, सब मजदूर के बच्चे हैं जी।
किसी उद्योगपति का बच्चा भी जा रहा है 4 साल की ट्रेनिंग में? एक आध का नाम हो तो बताइए। जी बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत जी, आपने वक्त दिया। तो इनका कहना है कि किसानों और मजदूरों के बच्चे ही हैं और 4 साल में आखिर कौन रिटायर होता है? जो अधिकारी बहुत सालों से सेना में हैं वो रिटायर होना कि युवाओं को रिटायर किया जाए। ये भी कहा गया कि युवा धैर्य के साथ लड़ाई लड़ें, अहिंसा का रास्ता अपनाएं, इसके लिए हम समझाएंगे। साथ ही अभी ऐसी कोई रणनीति नहीं तैयार की गई है, खैर के धरना दिया जाए या फिर मोर्चा मिलकर लड़ाई लड़े। तो वही कहा यह जा रहा है कि किसान आंदोलन की तर्ज पर आंदोलन होगा। अब देखना होगा आने वाले दिनों में किस तरह की रणनीति अपनाई जाती है, प्रदर्शन का क्या रुख रहता है। फिलहाल तो ये देखा जा रहा है कि प्रदर्शन किए जा रहे हैं। एक तरफ युवाओं की तरफ से प्रदर्शन है और दूसरी तरफ अब किसानों की तरफ से कई किसान संगठनों ने समर्थन का ऐलान किया। तो युवाओं का क्या कुछ कहना है ये आप जानते हैं। किसानों की ओर से क्या कुछ कहा गया कि ये भी आप जानते हैं, लेकिन पूर्व सैनिकों की ओर से कैथल में क्या कुछ कहा गया कि हमारे संवाददाता वीरेंद्र पुरी ने उनसे खास बातचीत की है, सुने। कानूनों को लेकर जैसा कि पहले किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे, लेकिन अब दिल्ली सरकार के खिलाफ जो आर्मी के भावी जवान हैं वो खिलाफ हो गए हैं। क्यों खिलाफ हो गए हैं? अग्निपथ जो स्कीम सरकार लेकर आई है कि 4 साल के लिए जो जवान हैं उनको सेना में भर्ती किया जाएगा, उसको लेके पूरे देश में रोष है। कई जगह प्रदर्शन हुए, आगजनी भी हुई, गोलियां भी चली, जिसको लेके जो युवा है वो पूरे रोष में है। तो अब किसान भी उनके समर्थन में उतर गए हैं। पहले हम जवानों से पूछेंगे, जो रिटायर्ड आर्मी कर्मचारी हैं, आर्मी जवान हैं, उनसे पूछेंगे कि जो सरकार स्कीम लेके आई है क्या वो सही है। तो क्या नाम है जी? मेरा नाम जगजीत सिंह। जगजीत जी, आप बताइए कि जो सरकार ये स्कीम लेके आई है आर्मी के लिए, ये कितनी कारगर है या फिर इसमें कुछ खामियां हैं? सर, इसमें खामियां ही नहीं, ये बिल्कुल ही देश के हित में नहीं है। ये एक देश को दूसरी दिशा में ले जाने वाला कदम है। इसको तो हम ये कहेंगे, जो ये अग्निपथ योजना जो योजना है, ये कोई स्कीम नहीं है कि योजना बना के देश को गुलाम करने वाली बातें इसके अंदर पैदा हो रही हैं। हम सैनिक होने के नाते ये शब्द नहीं बोलना चाहते, लेकिन फिर भी इस योजना को देखते हुए ऐसा लगता है, ऐसी बू आती है कि हमारी सरकार जो कदम उठा रही है ये हमारे सेना, देश, समाज किसी के भी हित में नहीं है, हमारे जन जन के लिए एक शर्म की बात है। बिल्कुल, जैसा कि सरकार का कहना है कि हमें इस स्कीम के बाद जो जवान मिलेंगे वो क्रीम मिलेगी, क्योंकि वो पहले से ट्रेनिंग ले चुके होंगे। तो इस पे क्या कहना है? ऐसा है जी, मैं रिटायर्ड कैप्टन नरसिंह धुल और मैं पूर्व प्रधान भी हूँ जिला कैथल पूर्व सैनिक का। जो क्रीम लेने जा रहे हैं ना, ये क्रीम नहीं मिलेगा, इनको जहर मिलेगा। 4 साल में ट्रेंड नहीं होता सोल्जर। आर्मी साल में 2 बार अभ्यास करती है लड़ाई का, तब जाकर लड़ाई जीती जाती है। ये क्या सोच रहे हैं कि 4 साल में ट्रेंड हो जाएगा? ये सब इनकी चाल है। और असल में इन्होंने जो नाम दिया ना, बड़ा सोच के दिया है, अग्निपथ। अगर इसको 2 भागों में बांट दिया जाए, अग्नि प्लस पथ, यानी देश में आग लगाने का रास्ता। ये हमारे साथ आज जवान भी थे, हमारे साथ आज किसान भी थे, और जो भावी जवान सेना में भर्ती होने वाले उनके लिए ये लड़ाई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, लेकिन आज सरकार के खिलाफ जवान भी सड़कों पे हैं और किसान भी सड़कों पे हैं। कैथल से वीरेंद्र पुरी, खबरें अभी तक। तो एक तरफ तो अग्निपथ योजना को लेकर विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ वायुसेना ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। आवेदकों को एयरफोर्स में भर्ती के लिए 5 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करना होगा। देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच इंडियन आर्मी के बाद अब इंडियन एयरफोर्स ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एयरफोर्स में भर्ती के लिए आज से 5 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन होगा। भारतीय वायुसेना सबसे पहले आवेदन प्रक्रिया शुरू कर रही है और इसके लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इंडियन एयरफोर्स में भर्ती पोर्टल careerindianairforce.cdac.in पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे।
और इसके अलावा आवेदन की प्रक्रिया ऑफिशियल वेबसाइट अग्निपथ VAYU.CDAC.in पर भी किया जा सकता है। एयरफोर्स में अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 5 जुलाई है। आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को 250 रूपए परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। इस भर्ती के लिए 10वीं पास से लेकर डिप्लोमा होल्डर या वोकेशनल उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। सेना की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार अग्निवीर के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को पहले साल 30,000, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000 रूपए प्रतिमाह वेतन मिलेगा। चलिए बड़ी खबर में आगे बढ़ेंगे। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफी सिंह राठी ने एक बार फिर से हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इसी के साथ ही वो अधिकारियों पर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं। नफी सिंह राठी ने आरोप हाल ही में हुए निकाय चुनाव और चुनाव के परिणाम को लेकर जड़े हैं। क्या कुछ कहा गया है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में निकाय चुनाव हो चुके हैं और नतीजे भी सबके सामने हैं, लेकिन इन नतीजों को लेकर इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफी सिंह राठी ने प्रदेश सरकार पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा, बहादुरगढ़ निकाय चुनाव में बीजेपी की ओर से सरकारी तंत्र का जमकर दुरुपयोग कर अधिकारियों पर दबाव बनाया गया। उन्होंने आरोप अधिकारियों पर जानबूझकर लोगों के वोट एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने के लगाए हैं। लोग चुनाव के दिन मतदान करने के लिए भटकते रहे और इसीलिए बहादुरगढ़ में मतदान महज 59% हुआ है, क्योंकि लोग मतदान केंद्रों पर वोट डालने गए लेकिन उनकी वोट किसी दूसरे मतदान केंद्र पर शिफ्ट की जा चुकी थी। नफी सिंह राठी का कहना है कि अधिकारियों पर बीजेपी की ओर से दबाव बनाया गया कि मतदान प्रक्रिया को धीमा किया जाए और शहर के लोगों का वोट एक वार्ड से दूसरे वार्ड में स्थानांतरित कर दिया जाए। अब इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि इस धांधली को लेकर इनेलो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी ताकि धांधली करने वाले अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। वहीं पलवल के होडल की कुंडा कॉलोनी में एक युवक ने पैसे के लेन देन को लेकर मामा के लड़के को चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है, वहीं इलाके के लोग सकते में हैं। रिपोर्ट। पैसों के लालच में लोग किसी भी हद को पार कर सकते हैं। पलवल के होडल की कुंडा कॉलोनी में मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने पैसे के लेन देन को लेकर रिश्तों तक की परवाह नहीं की और मामा के लड़के को चाकू से गर्दन काटकर मौत के घाट उतार दिया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। होडल थाना प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि होडल के कुंडा कॉलोनी निवासी मृतक सतीश कुमार के पिता किशन सिंह ने पुलिस को शिकायत दी थी, जिसमें बताया कि उसका पुत्र सतीश कुमार उसकी बहन के बेटे ठेकेदार के यहाँ काम करता था और उसने दिगंबर से अपने काम के पैसे मांगे। दिगंबर उसके बेटे के साथ झगड़ा करने लगा और मारपीट कर चाकू से हमला कर दिया। दिगंबर ने इसकी हत्या की है चाकू मार कर, जिसको कल हमने गिरफ्तार कर लिया पांडा कॉलोनी से। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी दिगंबर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से चाकू भी बरामद किया। पुलिस ने पूछताछ के बाद वहीं पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया है। यमुनानगर में रेलवे स्टेशन के पास रेडीमेड शोरूम पर एक कंपनी के लोगों की तरफ से रेड मारी गई, जिसके बाद जमकर बवाल देखा गया। मौके पर पुलिस भी मौजूद रही, लेकिन इस दौरान रेड में आए कंपनी के अधिकारियों और व्यापारियों के बीच तीखी बहस हुई। देखिए, यमुनानगर में इन दिनों ब्रांडेड कपड़ों के नाम पर आम लोगों से ठगी हो रही है। बड़े बड़े ब्रांड के नकली कपड़े बनाकर उन्हें मार्केट में बेचा जा रहा है और इस बात की जानकारी मुफ्ती ब्रांड के अधिकारियों को लगी तो उन्होंने अपनी संबंधित कंपनी, जो कि ऐसे लोगों को पकड़ती है, उनसे संपर्क कर इस मामले की जानकारी के लिए उन्हें यमुनानगर भेजा, जिन्होंने यमुनानगर के कई रेडीमेड की दुकानों पर जानकारी जुटाने के बाद एसपी यमुनानगर से मिलकर इस मामले में कार्रवाई की बात कही। वहीं इसके बाद रेलवे स्टेशन यमुनानगर पर पहुंचे। यहां पर एक रेडीमेड की दुकान पर 3 बड़े ब्रांड का भारी भरकम माल निकलवा लिया गया और बाद में इस मामले की जानकारी पुलिस को देने के बाद उन्हें मौके पर बुलाया गया। पुलिस को देखते ही रेडीमेड शोरूम संचालक भड़क उठा और उन्होंने तुरंत अपने साथियों को मौके पर बुला लिया, जिसके बाद लोगों ने वहां मौके पर जमकर हंगामा किया। पुलिस को भी माल को कब्जे में लेने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। बाद में स्वयं एसएचओ थाना शहर ने व्यापारियों को समझाया। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4 महीनों से जारी युद्ध में यूक्रेनी सैनिक जहां अग्रिम मोर्चे पर रूसी सैन्य टुकड़ियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की दुनिया का ध्यान इस तरफ खींचने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।
रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4 महीनों से जारी युद्ध में यूक्रेनी सैनिक जहां अग्रिम मोर्चे पर रूसी सैन्य टुकड़ियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दुनिया का ध्यान इस युद्ध पर बनाए रखने में जुटे हुए हैं। ज़ेलेंस्की के इस अभियान के तहत यूक्रेनी राजधानी कीव में वैश्विक नेताओं के साथ वो अलग अलग क्षेत्रों के हस्तियों से मुलाकात कर रहे हैं और इसी दिशा में उन्होंने हाल ही में एक टेक इवेंट में होलोग्राम के जरिए हिस्सा लिया। यूक्रेन इस युद्ध में अपनी कई गुना ज्यादा ताकतवर दुश्मन का सामना कर रहा है और उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय मदद की खासी जरूरत है। ऐसे में इस वैश्विक समर्थन को जुटाने के लिए ज़ेलेंस्की की पीआर टीम 4 तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। पिछले हफ्ते ज़ेलेंस्की ने होलोग्राम के जरिए पेरिस में आयोजित वीवा टेक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। यहाँ दिए अपने भाषण में उन्होंने विश्व प्रसिद्ध फिल्म सीरीज स्टार वॉर्स का जिक्र किया। ज़ेलेंस्की ने कहा, राष्ट्र अध्यक्षों के लिए होलोग्राम के जरिए लोगों को संबोधित करना सामान्य नहीं है, लेकिन हम स्टार वॉर्स में दिखाई गई इस तकनीक को अभ्यास में नहीं ला पा रहे हैं। हम इसका इस्तेमाल करेंगे और इस साम्राज्य को भी हराएंगे। ये कहते हुए उन्होंने रूस की तुलना स्टार वॉर्स के खलनायकों से कर डाली। चलो इसी के साथ बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।